में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है गांव गिराओ। झारखंड में हाल के सालों में, मतलब पिछले 8-10 सालों के अंदर में किसानों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन भी करना शुरू किया है। एक जो कहते हैं ना कि भाई आप सिर्फ पारंपरिक खेती के सहारे अपनी आजीविका नहीं चला सकते, अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते, तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं झारखंड राज्य में पिछले कुछ सालों में। कई तरह की नई पद्धतियाँ लाई गई, नए बाज़ार बनाए गए, दाम वाजिब मिले मत्स्य पालकों को, इसका उपाय किया गया, बीजों की गुणवत्ता ठीक रहे इसके प्रबंध किए गए। दूसरे राज्यों से जो मछलियाँ आती थीं उस मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की गई कि राज्य आत्मनिर्भर बन जाए, और कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि यहाँ की मछलियाँ दूसरे राज्यों में भी भेजी जाने लगी हैं। तो आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करना चाहते हैं और ख़ास जोर इस पर देंगे कि अगर आप मत्स्य पालक हैं या मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो बीजों को लेकर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर बीज ही ठीक नहीं होगा या उसकी देखरेख आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी मछलियों का उत्पादन आपके मन के मिजाज के मुताबिक नहीं हो पाएगा। तो इस विषय पर बात करना अगले आधे घंटे तक, और इस पर बात करने के लिए हमने एक खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं आशीष कुमार साहब का, जो मत्स्य विभाग में एक वरिष्ठतम पदाधिकारी थे, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, और आपके रिजिम में काफ़ी काम हुए, नए बाज़ार खोले, हम लोगों ने देखा है उन चीज़ों को कि कैसे सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा मत्स्य पालकों का। तो इन सब सारी चीज़ों पर बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो यही बताइए कि जो बीज को लेकर सतर्कता किसानों को बरतनी चाहिए या मत्स्य पालकों को, वो क्या है, कहाँ से बीज लेते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए रवि जी, मछली पालन में क्या है कि जो व्यावसायिक दृष्टि से जो मछली पालन होता है वो मछलियाँ तालाबों में अंडे नहीं देती हैं। तो हर बार पहले तो बीज हम लोग नदियों से लाते थे, बाद में अपना ही प्रजनन करा करके मछलियों का उसका बीज तैयार किया जाता है और उसको संचय किया जाता है। तो जितना बड़ा बाज़ार मछली का है उतना ही बड़ा बाज़ार बीज का भी है। इसलिए जब तक कोई नई तकनीक नहीं आ जाती है तब तक बीज के ऊपर किसान निर्भर रहेंगे और अच्छे गुणवत्ता का बीज लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी क्षेत्रों में बीज उपलब्ध हो जाए आसानी से किसानों को, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और हमारे किसान भाई भी प्रयासरत है। अच्छा, सरकार कैसे सहयोग करती है ऐसे मामलों में जब बीज? देखिए, झारखंड सरकार बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम चला रही है जिसमें कि मत्स्य पालक जिनके पास छोटे तालाब हैं करीब 1 एकड़ तक का, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है मछली पालन में, मछली बीज उत्पादन में, और उनको अनुदान पर मछली का जो स्पॉन होता है, जो अंडा से फूटने के बाद निकलता है, वो दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनको मछली का भोजन दिया जाता है, पकड़ने का जाल दिया जाता है। तो इतनी सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है, निःशुल्क मिलती है ये, मतलब अनुदान 90% अनुदान पर है। उसको लेकर के किसान चाहे तो अपने तालाब में बीज का उत्पादन कर सकते हैं, और जो 2 इंच 3 इंच 4 इंच का जो बीज होता है जिसको फ्राई या फिंगरलिंग बोलते हैं, अंगुलिका बोलते हैं, उसकी बिक्री कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके तालाब से बीज का उत्पादन होगा तो उनको भी आय प्राप्त होगा, और आसपास के किसानों के तालाब में बीज भी पहुंचेगा तो वहां से मछली उत्पादन होगा। इस प्रकार जो है राज्य में जो जल क्षेत्र ऐसे बेकार पड़े हुए हैं उनमें मछली उत्पादन होगा तो राज्य का उत्पादन बढ़ेगा। अच्छा, कई जगहों पर तो लोग फुल टाइम कृषि करते हैं या मत्स्य पालन या कोई कृषि से जुड़े काम को करते हैं। कई जगहों पे क्या है, जो यूथ, खासकर जो युवा हैं, वो चाहते हैं कुछ और भी काम करते हुए हम खेती में भी अपना हाथ आजमाएं, और वैसे लोग जो बेरोज़गार हैं, गाँव में बैठे हुए हैं या छोटा मोटा व्यवसाय करते हुए मत्स्य पालन करना चाहते हैं, उनको कैसे से जोड़ा जा सकता है, वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो हमारे गांव के बेरोज़गार भाई हैं, यदि उनके पास अपना तालाब है या कोई साझा में तालाब वो ले रहे हैं,
उसमें भी सरकार के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो भी अनुदान में जो सामग्री है वो दिया जाएगा, जिससे कि अपने क्षेत्र में वो बीज का उत्पादन कर सके। इसके लिए वो अपने ज़िला के जो जिला मत्स्य कार्यालय है वहाँ जाके संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जब रांची में जो हमारा आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ आकर के प्रशिक्षण ले और इस योजना से आराम से जुड़ सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण निःशुल्क होता है? यह प्रशिक्षण, इसमें को थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है। 3 दिनों का प्रशिक्षण है, आवासीय है और उसके बाद फिर उनको अनुदान पर बीज वगैरह और दाना और जाल वगैरह दिया जाता है। ठीक है। और जो लोग बीज का उत्पादन करते हैं उनको प्रारंभिक तौर पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए ताकि उनका बीज ठीक रहे? बहुत ज़रूरी है ये चीज़। देखिए, जो हमारा बीज का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा डेलिकेट है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मछली के बच्चे होते हैं, तो उसके लिए बीज को जिस तालाब में डाला जाएगा उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। उसके विषय में प्रशिक्षण में बताया जाता है कि कैसे तालाब से घास की सफाई करनी है, कैसे उसमें चूना इत्यादि ये सब देना है जो भी आवश्यक है। तो जब पानी तैयार रहेगा, मछली का भोजन वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, तभी उसमें संचयन करना चाहिए। और बाद में भी यह देखना है कि पानी का स्तर आपका मेंटेन रहे, तालाब का, मछलियों को नियमित भोजन मिले, तालाब में कीड़ों की संख्या नहीं ज़्यादा बढ़ जाए, तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रहे और उनका वृद्धि जो है सो संतोषजनक तरीके से हो। तो 20 दिन 25 दिन में ही मछलियाँ बेचने लायक हो जाती हैं और उसकी बिक्री करके किसान आय कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ये सब जो सावधानी है वो प्रशिक्षण में बताया जाता है और ऐसे भी जो विशेषज्ञ हैं, मत्स्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग भी उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा निदेशालय से भी एक टीम जाती है, सभी जिलों में लोगों को देखती है कि क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से सावधानी बरतेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक इसमें लाभ का संभावना है। मतलब 20-25 दिन में उनका बीज तैयार हो जाएगा तो चाहे तो कई बार इसका उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, एक मौसम में 3 बार आराम से उत्पादन कर सकते हैं। ये जून महीने से शुरू हो जाता है, मई जून से शुरू होता है और अगस्त सितंबर तक चलता है। तो जो हमारे किसान भाई तेज हैं, जो इस चीज़ को समझ गए हैं, वो 3 बार खेती 3 क्रॉप ले लेते हैं इसमें से। ठीक है। और एक चीज़ और बताइए कि जैसे बाज़ार को लेकर चिंता होती है कि ठीक है हम बीज का उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन हम कहाँ बेचेंगे तो वाजिब दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये बाज़ार कैसे उपलब्ध होता है और इसमें भी क्या निदेशालय कोई सहयोग करता है? बाज़ार ऐसा है कि एक तो बाज़ार जो है वो आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास तालाब है वो उनके सबसे बड़े ग्राहक हैं। तो जो भी बीज का काम करेंगे उनको कोशिश करना चाहिए कि वो आसपास के जो किसान हैं तालाब वाले उनसे संपर्क कर ले। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वेंडर होते हैं जो कि सीजन में वो खड़े हो जाते हैं और यदि आपके पास बीज है तो आपसे ले करके वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। दूर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर तक हो जाता है, साइकिल पर ही जाता है। तो उनसे संपर्क करेंगे तो वहाँ से बिक्री हो सकती है। इसके अलावा भी यदि आपकी बिक्री नहीं होती है तो जो पहले से स्थापित है इस क्षेत्र में, जो पहले से लोग बहुत से ज़िले में हैं जो कि पहले से बीज बेच रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनके पास बीज का डिमांड ज़्यादा आ गया हो, उनके पास बीज नहीं है, तो वो आपसे ले लेंगे। कई हमारे किसान इस तरह का करते भी हैं। इसके अतिरिक्त भी आप चाहें तो मत्स्य विभाग के पदाधिकारी को आप सूचित कर दें, तो वहाँ पर कोई आएगा बीज का डिमांड लेकर के तो वो जाके वहाँ से संपर्क करेगा। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि मत्स्य विभाग जो है पूरे राज्य के जलाशयों में बीज संचय करने के लिए बीज क्रय करती है किसानों से। तो यदि किसान के पास बीज है तो वहाँ भी अपना टेंडर या अपना रेट वगैरह दे सकते हैं, तो उनसे सरकार क्रय करके जलाशयों में डालेगी। इस तरह के बहुत सारे आयाम हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। मतलब एक चेन बना हुआ है। चेन बना हुआ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, और ये भी तो होता होगा कि ठीक है तालाब बड़ा है तो किस रकबे में कितना बीज डाला जाए, कितनी मछलियों का उत्पादन होगा और उसमें क्या सतर्कता? सामान्यतः 1 एकड़ के तालाब में 20 लाख स्पॉन डाला जाता है। स्पॉन होता है बिल्कुल छोटा छोटा मछली जो अंडा से फूटने के बाद निकलता है, अंड बीज बोलते हैं हिंदी में, ऐसे उसको स्पॉन बोला जाता है। तो 20 लाख स्टॉक किया जाता है और उसको आप यदि बढ़िया से पालन करेंगे तो आपको 5 लाख से लेकर के 14-15 लाख तक आपको फ्राई मिल जाएगा। तो उसकी बिक्री कर दे, उसके बाद फिर एक बार 20 लाख डाल दे, फिर उसकी बिक्री कर दे, फिर एक बार 20 लाख डाल दे। तो इस तरह से जितना बड़ा तालाब है उस हिसाब से स्टॉकिंग लोग करते हैं और अपना बीज तैयार करके बिक्री करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बीज की बहुत कमी है। कहीं कहीं पर जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के बीज बिक्री करते हैं, तो यदि इसमें हमारे नौजवान भाई यदि आगे आते हैं तो उस क्षेत्र का भी काफ़ी कल्याण होगा और उनको भी अपना आर्थिक लाभ होगा।
अच्छा, ये है कि जो प्रजाति है मछलियों की वो कौन सी हो, क्योंकि कई बार आंध्र प्रदेश से मछली लोग मंगवा रहे हैं, बंगाल तो बगल में है ही, वहाँ तो हमेशा उत्पादन होता रहता है और वहाँ डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के लिए कौन सी प्रजाति अनुकूल है, किन प्रजाति की खेती लोग कर रहे हैं, कैसा उत्पादन हो रहा है? यहाँ पर देखिए, जो इंडियन मेजर कार्प जिसको बोलते हैं, भारतीय मुख्य कार्प मछलियाँ, जैसे रेहू है, कतला है, मृगल है, तो इस सब का बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसका हमेशा ही डिमांड रहता है, तो ये बीज का पालन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 विदेशी मछलियाँ जैसे कि सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प है, उसका भी साथ में पालन कर सकते हैं। और फिर फरवरी महीने के अंत में एक मछली है कॉमन कार्प, जिसको बहुत अमेरिकन रेहू भी बोलता है। कॉमन कार्प का ब्रीडिंग उस समय होता है, तो उस समय उसका पालन कर सकते हैं। बीज में यदि किसान भाई चाहें तो देसी मांगूर है, सिंघी है, उसका भी पालन कर सकते हैं। तो मछली के बीज का डिमांड हर समय बना रहता है और पहले रेहू कतला वगैरह से करके सीख लें, फिर उसके बाद मांगूर, सिंघी या और भी है, पाबदा मछली है, और भी मछली है, उनका भी आप डिमांड के अनुसार है, स्थानीय मार्केट में किस मछली का डिमांड है उसके हिसाब से वो स्पीसीज है, प्रजाति का चयन कर सकते हैं। तो ये लोग जो लाते हैं बीज अपने फसल को तैयार करने, वो बीज कहाँ से उपलब्ध हो पाता है, उनको कहाँ से लाते हैं? बीज देखिए, सरकार के द्वारा तो हर साल करीब 6 से 7 हज़ार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 200 से 300 लोगों को प्रत्येक ज़िले से प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको अनुदान पे स्पॉन दिया जा रहा है, तो वो लोग बिक्री कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी लोग बगल के राज्य से, पश्चिम बंगाल से ले आते हैं। कुछ बंगाल के लोग हैं जो वेंडिंग का काम करते हैं, वहाँ से ले आके यहाँ बिक्री करते हैं। इस तरह से पूरे राज्य में कोशिश किया जाता है कि सभी तालाबों में बीज का संचयन हो जाए, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। और क्या है अभी ओवरऑल झारखंड का स्टेटस बिजली मछली उत्पादन? झारखंड में मछली उत्पादन में तो काफ़ी अधिक है, मतलब लगभग 2,30,000 टन उत्पादन हुआ है और भी आगे जा रहा है। और दूसरा है कि बीज उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में 6ठे स्थान पर पहुँच गया है। अरे वाह! ये जो सरकार का जो प्रयास हुआ और लोगों का जो सहयोग हुआ, उसके कारण 6ठे स्थान पर है और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। झारखंड में एक और अच्छी बात ये हुई है कि कई तरह के जल क्षेत्रों का उपयोग हम लोग मछली पालन के लिए कर रहे हैं। तालाब में तो होता ही है, इसके अलावा जलाशय में करना शुरू किया गया, जलाशय में केज लगाया गया, फिर पेन कल्चर हुआ। अभी नया इस वर्ष से शुरू हुआ है सरकार के द्वारा खदानों में मछली पालन। बहुत सारे खदान है, देखेंगे पत्थर निकल गया या कोयला निकल गया और पानी भरा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें सरकार ने बीज डालना शुरू कर दिया और उसमें केज भी लगाना शुरू कर दिया। तो अभी जो है काफ़ी लोग, उसके कारण क्या है, आसपास के विस्थापित जो हैं खदानों के, उनको रोज़गार भी मिल रहा है, मछली उत्पादन भी हो रहा है और आय भी मिल रहा है। तो और ये जो पेन कल्चर की बात आप कर रहे थे, उसमें किस तरीके से करते हैं मछली उत्पादन? पेन कल्चर ऐसा है कि उस योजना को पहले शुरू किया गया था RFF के नाम से, रिवराइन फिश फार्मिंग, नदी में प्रयास किया गया था। छोटी नदियों में जाल लगा करके मछली पाला गया। बाद में देखा गया कि वहाँ पर कभी कभी तेज़ धार आने से वो सब उखड़ जाता है, तो जलाशयों में किनारे किनारे जो पॉकेट निकल जाते हैं, उसमें जाल से घेर दिया जाता है, जिससे कि एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर बन जाए और उसमें पालन करते हैं। अभी रांची ज़िले में ही एक गेतलसू जलाशय है, वहाँ पे जो हमारे किसान हैं, स्थानीय विस्थापित लोग, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन किए हैं। करीब 150 टन उत्पादन किए हैं मछली का पेन कल्चर में। तो उसमें क्या है कि बीच जलाशय में जाने का रिस्क नहीं है, किनारे में ही अपना पालन किए, वहीं से मछली निकाल लिए। मछली पालन आसान है और उत्पादन बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा, मछली का बाज़ार है, जैसे एक तो है कि लोग अपने खाने के लिए लेते हैं, मछली होटलों में जाता है। झारखंड में मछली का बाज़ार कैसा है, कैसा स्वरूप है इसका, कौन लोग खरीदार हैं, कितना दाम मिल जाता है, दूसरे राज्यों के मुकाबले क्या स्टेटस? झारखंड में देखिए, यहाँ पर देखा गया है कि लगभग 73% लोग जो है वो मछली खाते हैं, जबकि आपको राजस्थान में 13% लोग खाते हैं। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे तो झारखंड में काफ़ी लोग मछली खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में भी रेट काफ़ी ज़्यादा है, शहर में भी काफ़ी रेट है। तो मछली के बिक्री की कोई समस्या नहीं है और यहाँ लगभग जब 73% तो लगभग सभी लोग मछली खाते हैं, तो इसलिए बिक्री की कोई समस्या नहीं। जितना भी उत्पादन होगा उसका झारखंड में ही बाजार भी हो जाएगा, मिल जाएगा। कहीं कहीं पर जो हमारे बॉर्डर के ज़िले हैं, जैसे कोडरमा से पटना जा रहा है मछली, आपको सरायकेला और चांडिल से बंगाल जा रहा है मछली। इस तरह से कहीं कहीं पर लोग पड़ोसी राज्यों में ही भेजना शुरू कर दिया, जहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अपने राज्य में ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड है
और बिक्री की कोई समस्या नहीं। जो चांदनी में तो आप लोगों ने केज कल्चर से शुरू कराया था, क्या स्टेटस है अब, कितना? बहुत अच्छा केज कल्चर हो रहा है, उसके अलावा वहाँ पेन कल्चर भी हो रहा है। वहाँ कई हम लोग हैचरी लगा दिए हैं जहाँ मछलियों का ब्रीडिंग हो रहा है, प्रजनन हो रहा है। और एक समय में वहाँ 3 आदमी मछली मारता था, आज 1100 लोग मछली मार रहे हैं। वाह! तो इतना जो है वहाँ पर एक बदलाव हुआ है। तो काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। 17 समितियाँ बनी हुई है, मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ हैं, और सब लोग मछली पालन में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और था कि आप बताते थे कि मछलियाँ जो हैं, जो एक कांटे वाली मछली, उसका डिमांड है कि कई लोगों को कांटा की वजह से दिक्कत होती है, तो वो कौन सी मछलियाँ हैं, उनका उत्पादन अब कितना बढ़ा है? और एक चीज़ और बताइएगा कि मछली का की जो डिमांड है झारखंड में, उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति यहाँ से हो पा रही है? और यही बात बीज के मामले की, बीज की क्या डिमांड और क्या आपूर्ति हम कर पा रहे हैं? इसका देखिए, जो पंगास मछली एक है जो कि केज कल्चर में काफ़ी सूटेबल है, और एक है तिलापिया नीलोटिका वैरायटी। ये दोनों एक कांटे की मछली है। उसको यदि आप तरीके से काटेंगे तो जो मीट निकलेगा वो बिना कांटा का रहेगा। उसको फीले बोलते हैं। तो वो मछली जो है वो केजों में हो रही है, उसका उत्पादन हो रहा है। और उसको प्रोसेसिंग कर अभी गुमला में हमारा फिशरीज कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिशरीज, जो झारखंड का पहला कॉलेज है, वहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यहाँ किसान प्रशिक्षण केंद्र में भी आयोजित किया गया, जिससे कि उसका पकवान बना करके लोगों में लोकप्रिय किया जाए। तो इस दिशा में भी काम हो रहा है। जहाँ तक उत्पादन का डिमांड और गैप का सवाल है, तो करीब 20-30 हज़ार टन अभी हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ रहा है। बाकी 2,30,000 टन स्थानीय उत्पादन हो रहा है। बीज में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है झारखंड। थोड़ा बहुत बीज बाहर से आ रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है और जिस तेज़ी से लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उस तेज़ी से देखा जाएगा कि कुछ दिनों के बाद बीज भी यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे दिशा में मत्स्य पालन जो है सो आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड से दूसरे राज्यों में मछली जाना जो शुरू हुआ है वो और भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर होगा। अच्छा, कई लोग जो हैं सो जैसे मल्टी क्रॉप, तो पारंपरिक खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, मत्स्य पालन भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मत्स्य पालन कर रहे हैं। झारखंड में जो जागरूकता का लेवल है मछलियों को लेकर, वो क्या है? आप लोग जब फील्ड में घूमते थे या आप भी जाते हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिलता है किसानों से? अभी देखिए, मछली पालन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ मछली पालन और बत्तख पालन, उसको लोग इंटीग्रेट कर रहा है जी। सरकार के द्वारा भी इसमें अनुदान दिया जा रहा है। तो बत्तख पालन के साथ इंटीग्रेट करने से लाभ ये है कि जब बत्तख चलती है पानी में, तो उसके पैर से जो हल्फा तैयार होता है, उससे ऑक्सीजन बनता है, जो कि मछलियों के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, बत्तख का जो उत्सर्ज है वो मछली का भोजन है। तो किसान को बत्तख का अंडा भी मिल गया, बत्तख का मीट भी मिला और मछली भी मिल गया, खाना पर खर्चा कम हो गया। तो ये मछली से बत्तख पालन जो है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ये भी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलराइज हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। और सरकार भी इसमें अनुदान दे रही है। प्रत्येक ज़िले में लगभग 8-10 लोगों को इस योजना से में सम्मिलित किया गया है, जिससे कि ये दोनों तरीके से उत्पादन करें और राज्य का जो है सो उत्पादन बढ़े। अच्छा, जैसे जो लोग प्रशिक्षण वगैरह के लिए आवेदन देते हैं, तो फिर कैसे चुनाव करते हैं? क्योंकि तो संख्या ज़्यादा होती होगी आवेदन करने वालों की। और वो बैच बना हुआ है, प्रत्येक जिला का बैच बना हुआ है। लोग जिला में आवेदन देते हैं, जिला से अपना सिलेक्शन करके उन लोग का नाम रांची आता है, यहाँ जो किसान प्रशिक्षण केंद्र है, और वहाँ आने के बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें आने जाने का किराया भी दिया जाता है और कुछ मानदेय भी दिया जाता है। तो अभी तो आज ही दूसरा बैच ख़त्म हुआ है, पूरा कार्यक्रम उसका बना हुआ है। यदि कोई चाहेंगे तो संपर्क कर सकते हैं, उनको मैं भेज दूंगा। और ये चलेगा करीब 4 मार्च तक, 4 मार्च 2023 तक प्रशिक्षण चलेगा। 6,500 लोगों को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य सा रखा गया 2022-23 में। तो जो भी किसान भाई मछली पालन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में जाकर संपर्क करें, आवेदन दे, और जब उनका समय यहाँ बैच आएगा तो उनको वहाँ से भेज दिया जाएगा। यहाँ आकर के प्रशिक्षण कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि झारखंड जो है वो, हालांकि हर जिला यहाँ का, एक जिले को छोड़कर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाकी सारे जिले किसी किसी राज्य से उसकी सीमा लगती है, लेकिन जो उड़ीसा है या जो बंगाल है या इवन बिहार का जो हिस्सा है, जहाँ पे मछलियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, खासकर बंगाल में, तो आप हावड़ा स्टेशन पर उतरिए तो मछलियों की गंध से ही आपको लगेगा कि भाई वो सुगंध ही है वहाँ के लिए। तो जो बंगाल में मछली के उत्पादन का तरीका है और जो झारखंड में मछली उत्पादन का तरीका है, इसमें क्या फ़र्क है और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है?
देखिए, मछली पालन जो है वैज्ञानिक तरीक़ा से करने से उत्पादन ज़्यादा होता है। तो प्रशिक्षण में यही हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी वैज्ञानिक तरीका था कि तालाब की तैयारी, बीज का संचयन, तालाब का रख रखाव, मछलियों का भोजन और उसका जो केमिकल पैरामीटर सब होता है जैसे ऑक्सीजन है, अमोनिया है, ये सब देखने का हम लोग किसानों को सिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि वो तरीके से करें। बंगाल में चूँकि बहुत पहले से पारंपरिक तरीक़ा से चल रहा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बंगाल के किसान थोड़ा ज़्यादा गति से मछली पालन कर रहे हैं। यहाँ भी धीरे धीरे वैज्ञानिक पद्धति पकड़ रहा है और लोग उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लोग अब काफ़ी सचेत हो गए हैं और मछली का जो पानी में जो भी होना चाहिए पैरामीटर उसको मेंटेन करते हैं। कोई भी समस्या होने पर संपर्क करते हैं पदाधिकारी से। बहुत बड़ी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले लोग कुछ हुआ तो कोई बोलता नहीं था, अभी जो है लोग संपर्क करते, देखिए मेरे मछली में घाव हो गया है या इस तरह का बीमारी हो गया है या ऊपर आके सांस ले रही है। तो वैज्ञानिक जागरूकता जो है वो लोगों में बढ़ा है और उसके कारण उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अच्छा, क्योंकि आप बीमारियों की बात करें तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लोग व्हाट्सएप करते हैं या मेल करते हैं कि देखिए यहाँ पे दिमना लेक में इतनी मछलियाँ मरी हुई हैं, फ़ोटो भेजते हैं, कभी किसी दूसरे लेक के भेजते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियाँ झारखंड में मछलियों को हो जाती हैं जो कभी कभार इस तरीके से अचानक से लगता है किसी एक तालाब में सैकड़ों मछलियाँ मर गई? देखिए, होता क्या है कि जब आसमान में बादल छाए रहते हैं 3-4 दिन तक लगातार, जैसे अभी हाल में हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि धूप नहीं रहने के कारण ऑक्सीजन बन नहीं पाता। एक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, वो नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। तो जब लेवल घटेगा तो जो नहीं कोई केयर किया तो वहाँ पर मास मोर्टेलिटी हो जाती है, जैसा हम लोग कांके डैम में भी देखें, डिमना डैम में भी देखें कभी कभी। तो इसके लिए लोगों को सचेत रहना पड़ेगा कि यदि आप मछलियाँ ऊपर आपकी सांस ले रही आकर के तो तुरंत कार्रवाई कीजिए और उससे आप बचाने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा, जब मास मोर्टेलिटी होती है अगर, तो जाहिर है कि सारी मछलियाँ तो मरती नहीं हैं, कुछ मछलियाँ जिंदा भी रहती हैं, तो वैसी स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए? मतलब मरी मछलियों को कैसे निकाला जाए या छोड़ना, क्या करता है? उसको निकाल करके कहीं पर उसको डिस्पोजल करना होगा, गाड़ देना होगा, जिससे कि मतलब तालाब गंदा नहीं हो सके और जो बची हुई मछलियाँ उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल ऑक्सीजन टैबलेट भी आ गया है जो कि आप पानी में दे सकते हैं जिससे ऑक्सीजन बढ़ जाए, या फिर चूना का प्रयोग करें, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। तो ये सब उपाय हैं जो कि बताए जाते हैं और जो किसान जानते हैं वो अपना उस समय जो भी स्थिति होती है उसको हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, और आमतौर जो मछलियों की खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए बीज का उत्पादन किसान ने कर दिया और उसके बाद वो मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली पालन की अवधि कितने दिनों की होती है? कब निकालते हैं लोग अपनी फसल को बाज़ार के लिए और उस दौरान उनको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना होता है? देखिए, सामान्यतः जो है वो 500 ग्राम से ऊपर की जो मछली होती है उसको लोग बिक्री करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई 1 किलो 1.5 किलो होने तक वेट करता है। तो जो रेहू कतला मछली है वो एक साल में करीब 900 ग्राम 800-900 ग्राम, कतला 1250 ग्राम हो जाती है। तो डिमांड को देखते हुए और अपनी आवश्यकता को देखते हुए, जैसे मछली पाले हैं और आपको पैसे की आवश्यकता है और मछली आपका आधा किलो से ऊपर की हो गई है, तो वैसे किसान अपनी आवश्यकता को देखते हुए कुछ मछली निकाल लेते हैं जिससे उनको लाभ मिल जाए, आर्थिक लाभ हो जाए। नहीं तो जो साइज़ 1 किलो से ऊपर की जो मछली होती है उसका रेट ज़्यादा मिलता है। तो प्रयास करना चाहिए कि 1 किलो से ऊपर की मछली हो जाए तभी बिक्री करें। इसके लिए जो मूल मंत्र है वो है, जितना बड़ा साइज का आप बीज डालेंगे उतने तेज़ी से बढ़ेगी। यदि आप 2 इंच की 1 इंच की बीज डालेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगी। यदि आप 1 पाव का बीज डालेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो जो हमारे किसान इस क्षेत्र में पारंगत है वो कोशिश करते हैं कि बड़ी साइज की बीज डालें जिससे कि तेज़ी से उनको लाभ मिल सके। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी बाज़ार बनवाए थे और शायद जहाँ तक मुझे याद है, अगर सही याद हो तो आप लोगों ने ऑटो के लिए भी अनुदान दिया था खरीद के मार्केट तक पहुँचाने के लिए। इसका उन बाज़ारों की क्या स्थिति है? क्या कुछ नए बाज़ार बन रहे हैं? क्या वो ऑटो वाला अनुदान फिर अब भी मिलता है? कैसे लोग फ़ायदा लेते हैं इसका? हम दोनों बात का उत्तर देंगे आपका। एक तो रांची में बाज़ार बना था हाइजीनिक फिश मार्केट, इसके अलावा अभी जमशेदपुर में एक बाज़ार बना है, देवघर में एक बाज़ार बना है जिससे मुझे सूचना है, और अभी एक बहुत ही बृहद योजना चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। पूरे देश में चल रहा है, ये 2025 तक चलेगा। उस योजना में ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए जिससे मछली का और बीज का परिवहन हो सके, वो एक योजना है जिसमें 3 लाख उसका यूनिट कॉस्ट है और 40% अनुदान है। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला कैटेगरी में वर्ग के हैं उनको 60% अनुदान है।
तो यह बहुत ही लोकप्रिय योजना है और इसका काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई इस योजना माना चाहते हैं वो अपने जिला कार्यालय में, मत्स्य कार्यालय में संपर्क करें, उनको भी योजना का लाभ दिया जाएगा। तो झारखंड में इस योजना से लोग ले रहे हैं लाभ? लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आबादी एसटी की है। हाँ। तो इस अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि मत्स्य योजना जो है, मत्स्य संपदा योजना, इसमें हैचरी बनाने के लिए, नया तालाब बनाने के लिए, फीड फैक्ट्री बनाने के लिए, बायोफ्लॉक मछली पालन करने के लिए, इन सभी के लिए योजनाएं हैं और सभी में 40% अनुदान है और जो SC ST और जो महिला कैटेगरी है उसमें 60% अनुदान है। तो यह तेज़ी से चल रहा है, इसका जो भी लाभ उठाना चाहे ले सकते हैं। अच्छा, कई राज्यों में तो क्या है कि मछली का उत्पादन लोग कहते हैं वही खास जाति वर्ग के लोगों का काम है, वही उत्पादन करते हैं। मत्स्य समितियाँ भी खासकर बिहार में उन्हीं लोगों की हैं। झारखंड में स्थिति अलग है। महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, क्या महिलाओं की भी समितियां हैं उत्पादन कर रही हैं, या वहाँ भी वो वाला कल्चर है कि ठीक है महिला का नाम रख के अनुदान ले लिया और कर रहे हैं पुरुष? नहीं, ऐसा है कि झारखंड में सरकार के प्रयास से एक तो चांडिल में आप विश्वास नहीं करेंगे, महिलाएं केज कल्चर कर रही हैं। एक समिति है महिलाओं की ही जो कि केज कल्चर कर रही हैं। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है ग्रामीण विकास विभाग में, JSLPS, जिसमें एक जोहार प्रोजेक्ट है, उसमें करीब 32,000 महिलाएं वो मछली पालन का कार्य कर रही हैं पूरे राज्य में। तो और ऐसे भी कई जगह, आपका चान्हो एक है जगह रांची ज़िले में, या कई जगह जो महिलाओं की ही समिति बनी हुई है, वो लोग तालाब की बंदोबस्ती लेते हैं और मछली पालन करती है। चलिए, एक सवाल और छूट गया था बीज को लेकर, जो मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि बीज का उत्पादन जब करते हैं तो एक ही तालाब में एक ही तरह का बीज डालते हैं या मल्टीपल वैरायटी के बीजों को भी डाला जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। मछली पालन में बीज जो है वो सभी प्रकार का डाल सकते हैं। यदि विशेष रूप से किसी का डिमांड नहीं, जैसे किसी को मात्र कतलाही का बीज चाहिए तो उसके लिए अलग पालना पड़ेगा, लेकिन सामान्यतः सभी प्रकार का मिक्स बीज ही लोग डालते हैं और मिक्स ही बिक्री होती है, मिक्स का ही डिमांड भी है, मांग भी है उसी तरह का। तो जो भी हमारे किसान भाई है वो मिक्स ही बीज डालते हैं। रेहू, कतला, मृगल, सिल्वर का, ग्रास कार्प का साथ में पालन करते हैं। कहीं कहीं पर विशेष रूप से यदि खाली ग्रास कार्प चाहिए, केवल ग्रास कार्प चाहिए, तो उसका अलग से पालन करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्योंकि 1 ही मिनट बचा हमारे कार्यक्रम में, तो मैं कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। वो कुछ वैसी चीज़ें जो आप बताना चाहें और मैंने उस तरह का सवाल नहीं पूछा हो तो प्लीज़ बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा सभी हमारे जो बेरोज़गार नौजवान भाई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अपने जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क में रहें और बहुत सारी योजनाएं विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें और जो भी आप लेना चाहते हैं और जिसमें आप अर्हता पूरा करते हैं उसके लिए आवेदन करें। सरकार आपके साथ है और कोशिश यही है कि पूरे राज्य में इतना उत्पादन हो जिससे कि सभी को मछली भी मिल सके और लोगों को आर्थिक उसमें जो है लाभ भी मिल सके। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी बातचीत है उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा और जो मत्स्य पालक हैं झारखंड राज्य के, वो मत्स्य पालन के साथ साथ बीज का पालन भी कर रहे होंगे। बीज का उत्पादन, जैसा कि आप बता रहे थे कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि बीज का भी निर्यात करने की स्थिति में हम होंगे कि हम यहाँ से उससे राज्य को भेज सकें। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।